नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस जबरदस्त ताकत की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया था। एक ऐसे शक्ति जिसने ना सिर्फ मुगलों को बल्कि बाद में अंग्रेजों को भी घड़ी टक्कर दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। तो अंदाजा लगाइए ये साम्राज्य कितना बड़ा था। अपने चरम पर यानी 1760 के आसपास मराठा साम्राज्य 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। मतलब उस वक्त के भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा। सोचकर ही हैरानी होती है ना? तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे एक विद्रोही राजा के विजन के बारे में, फिर पेशवाओं के दौर में शक्ति के शिखर को देखेंगे। इसके बाद बात होगी कि कैसे ये साम्राज्य एक बिखरे हुए महासंघ में बदला, फिर अंग्रेजों से इनका जबरदस्त मुकाबला हुआ और आखिर में हम समझेंगे कि मराठों की विरासत आज भी क्यों इतनी अहम है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से। एक ऐसा विद्रोही जिनका सपना बहुत बड़ा और बहुत ही क्रांतिकारी था। शिवाजी का जो मूल मकसद था वो था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, मतलब एक आज़ाद हुकूमत, सल्तनतों और मुगल साम्राज्य के दबदबे से पूरी तरह आज़ाद। तो ये सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नए शासन की, एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। और ये सपना हकीकत में बदला 1674 में, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति यानी एक संप्रभु शासक का दर्जा मिला। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और कमाल की बात यह है कि मुगलों के लगातार हमलों के बाद भी उन्होंने अपने इस नए राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे मजबूत भी किया। तो जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, वो अपने पीछे क्या छोड़ के गए? एक बहुत ही मजबूत नींव। सोचिए, लगभग 300 किले, 40,000 घुड़सवारों की सेना, 50,000 सैनिक और तो और पश्चिमी तट पर एक नेवी भी। मतलब आने वाले साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड तैयार था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा दौर जहां लीडरशिप स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब सत्ता का केंद्र राजा से हटकर किसी और के हाथ में आने वाला था। ये था पेशवाओं का दौर, यानी प्रधानमंत्रियों का उदय। तो ये पेशवा आखिर थे कौन? देखिए, शुरू में तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे खासकर भट्ट परिवार के आने के बाद ये पोस्ट वंशानुगत हो गया। और 1749 आते आते तो आलम ये था कि पेशवा ही असल में डी फैक्टो रूलर्स यानी असली शासक बन चुके थे। तो पावर शिफ्ट एकदम साफ था। एक तरफ छत्रपति थे जो अब बस एक शाही प्रतीक, एक फिगर हेड रह गए थे, और दूसरी तरफ थे पेशवा, जिनके हाथ में असली ताकत थी। सारे बड़े फैसले वही ले रहे थे। और इसी पेशवा राज में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में तो कमाल ही हो गया। उनके दौर में मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो वाकई में असाधारण था। साम्राज्य 10 गुना बढ़ गया। भारत के 3% हिस्से से सीधे 30% हिस्से पर कब्जा। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं था। इस दौर की सबसे बड़ी बात क्या थी? हैदराबाद के निजाम पर बड़ी जीत, और तो और दिल्ली के दरवाजे तक दस्तक देना। इन जीतों के साथ ही मराठा अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रह गए थे, वो पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख शक्ति बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिखर पर होते हैं तो वहीं से ढलान भी शुरू हो सकती है। साम्राज्य जैसे जैसे फैला, उसकी अपनी बनावट भी बदलने लगी, और यहीं से इसके पतन के बीज भी पड़ने शुरू हो गए थे। तो हुआ ये कि साम्राज्य एक सेंट्रलाइज्ड सरकार से एक महासंघ यानी एक कॉन्फेडरेसी में बदल गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो बड़े बड़े ताकतवर सरदार थे वो अपने अपने इलाकों में एक तरह से आज़ाद राजा बन गए थे। वो बस नाम के लिए पेशवा के नीचे थे, लेकिन फैसले अपने ही लेते थे। इस महासंघ के 4 सबसे बड़े पिलर थे: ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। ये परिवार इतने ताकतवर हो गए थे कि अक्सर साम्राज्य के भले से ज्यादा अपने निजी हितों को देखने लगे थे। और फिर आया साल 1761 और साथ लाया एक महाविनाश, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये एक ऐसी लड़ाई थी, एक ऐसा मोड़ था जिसने मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदमों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया, खासकर उत्तर भारत में। पानीपत की हार का असर बहुत गहरा था। हाँ, ये सच है कि मराठों ने बाद में अपने खोए हुए इलाके वापस तो ले लिए, लेकिन जो चीज हमेशा के लिए चली गई वो थी पेशवा की सेंट्रल अथॉरिटी और साम्राज्य की एकता। इस हार ने महासंघ की दरारों को और भी चौड़ा कर दिया था। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है।
एक तरफ बिखरा हुआ मराठा महासंघ और दूसरी तरफ एक नई उभरती हुई ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत पर कब्जे के लिए आखिरी और सबसे बड़ी जंग होने वाली थी। ये मुकाबला 3 बड़े युद्धों में लड़ा गया। पहले एंग्लो मराठा वॉर में तो सच कहूं मराठों का पल्ला भारी रहा, उन्होंने अंग्रेजों को अच्छी टक्कर दी। लेकिन दूसरे युद्ध तक आते आते हालात बदल गए। मराठों को दिल्ली समेत कई बड़े इलाके गंवाने पड़े, और जो तीसरा और आखिरी युद्ध था उसने तो महासंघ की कमर ही तोड़ दी। देखिए, मराठा सरदारों की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो एक साथ मिलकर कभी नहीं लड़े। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने एक एक करके सबको हराया और 1818 तक एक एक करके सभी मराठा सरदारों ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही मराठा आज़ादी का सूरज डूब गया और पूरे भारत पर ब्रिटिश राज कायम हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एक साम्राज्य का अंत हो सकता है, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। तो चलिए देखते हैं मराठा साम्राज्य हमारे लिए क्या छोड़कर गया और वो आज भी क्यों इतना मायने रखता है। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं ये किसी और के नहीं बल्कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के हैं। जी हाँ, वही शख्स जिसने वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। वो कह रहे हैं कि मराठा पैदल सेना से आमने सामने की लड़ाई में कभी मत उलझना, वरना बेइज्जती होगी। ये बात अपने आप में बताती है कि मराठा लड़ाकों का खौफ कितना जबरदस्त था हार के बाद भी। तो आखिर उनकी विरासत है क्या? पहली बात, वो ब्रिटिश राज के सामने खड़े होने वाली आखिरी और सबसे बड़ी देसी ताकत थे। उन्होंने एक बहुत ही असरदार सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। और क्या आप जानते हैं, इंडियन नेवी की नींव भी असल में उन्होंने ही रखी थी। एक सदी से ज्यादा तक भारतीय राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। और हाँ, पश्चिमी भारत में जो सैकड़ों पहाड़ी किले आज भी शान से खड़े हैं, वो उनकी बेजोड़ मिलिट्री सोच का सबूत हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर मराठा महासंघ कभी टूटता ही नहीं? अगर वो सारे सरदार एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करते, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज हम जानते हैं, या कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन है।